गोविंद पारिक में तो फिजियोलॉजी में हम 160 पेज से पढ़ रहे हैं, 160। द फर्स्ट पॉइंट इज इन एप्लास्टिक एनीमिया प्लेटलेट्स मैक्सिमम अफेक्टेड वाइल इन परनीशियस एनीमिया प्लेटलेट रिमेन नॉर्मल। द पोलीसाइथीमिया वेरा हाईलाइट करना। पोलीसाइथीमिया वेरा देयर इज इंक्रीज इन काउंट ऑफ आरबीसी प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट्स ड्यू टू द फैक्टर 8, जो आठवां फैक्टर है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया ए। आपने हाईलाइट किया हीमोफीलिया ए। फिर जो हमारा नाइन्थ फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी से होता है हीमोफीलिया बी। एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 10 देयर इज हीमोफीलिया सी। एंड द वेस्कुलर हीमोफीलिया कॉल्ड एज वॉन विलीब्रेंड डिजीज, इट इज कॉल्ड सीडो हीमोफीलिया। आपने हाईलाइट किया वॉन विलीब्रेंड डिजीज, हाईलाइट करना सूडो हीमोफीलिया। इसमें क्या है, हीमोफीलिया में तो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसी की डेफिशिएंसी है, लेकिन वॉल विली ब्रेंड डिजीज में क्या होता है, जो उस फैक्टर को कैरी करने वाला प्रोटीन है वो नहीं होता। वो फैक्टर है उस व्यक्ति में, उस पेशेंट में, लेकिन उसको जो कैरी करने वाला प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है। इस वजह से जो है वो उसको हीमोफीलिया हो रहा है, तो सीडो हीमोफीलिया इसको बोलते हैं हम। Next, the storage blood for transfusion platelet live for 3 days. RBC is suitable for the transfusion 3 weeks after the collection. Then after transfusion in the body, RBC become active after 3 days. नेक्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करना, कफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, कफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। एंड नेक्स्ट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, ह्यूमन बॉडी कंटेन 22 अमीनो एसिड एंड 24 मिनरल्स। 22 अमीनो एसिड हैं और 24 मिनरल हैं, हाईलाइट किया आपने। फिर यहीं पे क्वेश्चन लिख देना, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर। जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो हमारे होते हैं 9। एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे हैं 9, जो बिल्कुल ही एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल हमारे 12 ऐसे करते हैं, लेकिन टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो 22 आप टिक करेंगे। एसेंशियल जो अमीनो एसिड है पेज के टॉप पर लिखना, मतलब जो एसेंशियल हैं ये हमारे जो बॉडी है वो इनको फॉर्म नहीं करती, तो ये हमें अपने फूड से ज़रूर लेने ही चाहिए। तो ये 9 कौन से एसेंशियल लिखना आप, थ्रियोनिन, THREO, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन लिखा आपने, देन ल्यूसिन, देन है लाइसिन, फिर है मिथियोनिन, मिथियोनिन, after that phenylalanine, phenylalanine, tryptophan, tryptophan and valine. I repeat, there are 9 essential amino acids: threonine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan and valine. जो हमारा 161 है उस पे आप लिखना नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल जो हम आपको 12 बता रहे हैं वो कौन से हैं, एलेनिन लिखिए, एलेनिन, ALANINE, एलेनिन, आर्जिनिन, ARGININE, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, CYSTENE, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटानिन, ग्लूटानिन, फिर लिखिए ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। नेक्स्ट इज प्रोलीन, प्रोलीन, फिर लिखिए सेरीन, SERINE, सेरीन। नेक्स्ट इज टायरोसिन, टायरोसिन, एस्परजिन, एस्परजीन, सेलेनोसिस्टीन, SELENOSYSTINE, सेलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन, PYRROLYSINE, पायरोलाइसिन, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटानिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन,
tyrosine, asparagine, selenocysteine, and pyrrolysine. These are the non-essential amino acids. इतना सब बताने का क्या मतलब है कि आपको कई बार ऐसे पूछ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ असेंशियल एमिनो एसिड और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एसेंशियल। तो आप किसी एक के, जैसे 9 ये कम है तो आप इनके अगर नाम याद कर ले तो उनके अलावा जो बच गए वो हमारे नॉन एसेंशियल में आएंगे ना, तो ये आप याद कर सकते हैं। बाकी कॉमनली तो याद रखना है, ह्यूमन बॉडी कंटेन 22 अमीनो एसिड एंड 24 मिनरल्स। देन एनर्जी, प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फैट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर आपको किलो जूल में ऐसा लिखना हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के आगे लिखना 17 किलो जूल, 17 किलो जूल। फैट के आगे लिखना 37 किलो जूल, 37। फिर यहाँ पे बताया द डिफरेंस बिटवीन द हिमोलिटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हिमोलिटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, हिमोलिटिक में जो स्टूल का कलर होगा वो येलो होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में व्हाइट या क्ले कलर्ड जिसको हम बोलते हैं। शाखा आश्रित कामला या कोष्ठ आश्रित जो कामला हम पढ़ते हैं उस तरीके से बताया गया है। तो येलो कलर्ड होगा जब हिमोलिटिक है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो जो बाइल पिगमेंट्स हैं जो कलर देंगे, स्टर्कोबिलिनोजन है जो कलर देगा स्टूल को, वो ही नहीं आ पाएगा तो स्टूल का कलर व्हाइट या क्ले कलर्ड होता है। यूरिन में क्या है, यूरोबिलिनोजन हिमोलिटिक वाले में मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव में नहीं मिलेगा। इसमें सीरम बिलिरुबिन हाई होगा और हिमोलिटिक में भी और ऑब्स्ट्रक्टिव में भी, लेकिन हिमोलिटिक में अनकॉन्जुगेटेड और ऑब्स्ट्रक्टिव में कंजुगेटेड होगा। फिर ये आगे भी इनके बताए हैं। देन आफ्टर दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस बताया। देन आर्टेरियल जो ब्लड है, ऑक्सीजन टेंशन इन द आर्टेरियल ब्लड और मिक्स जो वीनस ब्लड है उसमें कितना, तो ऑक्सीजन टेंशन इज 95 mmHg, मिक्स वीनस ब्लड में 40 mm। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB ये हाईलाइट करना आप, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB आर्टीरियल ब्लड में होता है 95%, हाईलाइट किया आपने, और मिक्स जो वीनस ब्लड है उसमें 75%। After that you can highlight the oxygen capacity is 20 ml per 100 ml। इसको निकाला कैसे सेचुरेशन को, द परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB, ऑक्सीजन जो कंटेंट है डिवाइड बाय ऑक्सीजन कैपेसिटी इनटू 100। आफ्टर दैट देयर आर सम मेन वॉल्यूम्स, यू कैन रीड दैट। टाइडल वॉल्यूम, it is denoted with VT, the volume of air inspired or expired by the individual per respiratory exclusion at rest। मतलब आप रेस्ट पे बैठे हैं और उस टाइम में कितनी एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन कर रहे हैं, आप एयर लेके जा रहे हैं अपने अंदर या बाहर निकाल रहे हैं, वो वाइटल या टाइडल वॉल्यूम है, सॉरी, वो है 500 ml आपने हाईलाइट किया। आफ्टर दैट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप हाईलाइट करना 2000 to 3000 ml होती है। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV को आपने हाईलाइट किया 1000 है, 1000। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे लिखा, तो रेजिडुअल वॉल्यूम बस जस्ट अंडरलाइन करना 1200 ml है, 1200 ml। देन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होती है, जो टाइडल वॉल्यूम है आपकी वो प्लस में कितना आप फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो, तो IRV प्लस VT। फिर वाइटल कैपेसिटी जो लास्ट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना, वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ERV। देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ हार्ट मसल, पहले है मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में लिखा है रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी और एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट देयर इज अ रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन, देखना नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन। एसए नोड जो है वो 75 पर मिनट, ये कहीं कहीं आपको 70 पर मिनट भी मिलेगा। जो एवी जंक्शनल टिश्यू है हमारा वो 50 पर मिनट, बंडल ऑफ इज 30 पर मिनट। पेस मेकर ऑफ द हार्ट हाईलाइट करना, एसए नोड को बोलते हैं या फिर हार्ट ऑफ हार्ट भी बोला जाता है इसको। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसए नोड। देन अल्टरनेट पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एवी नोड, बंडल ऑफ फिश और आर्बोराइजिंग जो नेटवर्क है। एसए नोड इज जनरेटिंग इम्पल्स रेगुलरली एट द इंटरवल ऑफ अबाउट 0.8 सेकेंड, मतलब एसए नोड ने एक इम्पल्स जनरेट किया, वो इम्पल्स फिर एवी नोड पे जाता है, बंडल ऑफ फिश पे जाएगा, फिर हमारे जो राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर पुरकिंजे फाइबर,
यहाँ तक जाएगा, ये एक इम्पल्स है, तभी ऐसे नोड दूसरी इम्पल्स स्टार्ट कर देते। तो एक इम्पल्स और दूसरी इम्पल्स के बीच में कितना इंटरवल होता है? 0.8 सेकेंड का। आफ्टर दैट देयर आर सम वेलोसिटीज ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। आर्टीरियल वॉल में 1 मीटर पर सेकेंड, एवी में 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ हर्ट। पहला है जीरो फेज, इसको हाईलाइट करना, फेज ऑफ डीपोलराइजेशन। जीरो फेज मतलब फेज ऑफ डीपोलराइजेशन है। फर्स्ट फेज हमारा डीपोलराइजेशन का ही है। सेकंड में सस्टेन्ड फेज ऑफ डीपोलराइजेशन या प्लेच्यू फेज को हाईलाइट कर लीजिए। सेकेंड फेज इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेच्यू फेज। थर्ड फेज है हमारा फेज ऑफ रीपोलराइजेशन। फिर है फोर्थ फेज फुली रीपोलराइज्ड जो फेज है हमारा। आफ्टर दैट द कार्डियक मसल कैन नॉट बी टेटनाइज्ड ड्यू टू लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। हाईलाइट किया आपने। आपसे पूछेंगे कि कार्डियक मसल हैं जो उनमें टेटनाइजेशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि उनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड है। देन आफ्टर दैट टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल हाईलाइट कर लीजिए, 0.8 सेकेंड। कार्डियक साइकिल की टाइमिंग होती है 0.8 सेकेंड पूरी की। फिर उसमें भी फेज आते हैं कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर का सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होते हैं। तो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है वो हमारा टोटल, आप देखना इस साइड में लिखा है ना, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, रिड्यूस्ड इजेक्शन, ऐसे करके। तो नीचे काउंट करके लिखा है 0.3 सेकेंड, वो आपको हाईलाइट करना है बस। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन की फेज में है तो वो 0.3 सेकेंड तक रहता है। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जो टोटल टाइम है उसको हाईलाइट करना, 0.5 सेकेंड। वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी जब रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहेंगे वो 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है। वेंट्रिकुलर अब डायस्टोल में भी फेजेस बताएं, जैसे प्रोटो डायस्टोलिक फेज, ये हाईलाइट करना आप। एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। आपने हाईलाइट किया प्रोटो डायस्टोलिक फेज, 0.04 सेकेंड का आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज डायस्टेटिक, देन लास्ट रैपिड फिलिंग फेज आता है। फिर आर्टियल जो सिस्टोल है उसको हाईलाइट करना 0.1 सेकेंड और आर्टियल डायस्टोल 0.7, यानी जो कार्डियक साइकिल है हमारी 0.8 सेकेंड की, उसमें कुछ ना कुछ एट्रियम भी करता रहेगा तभी के तभी, और वेंट्रिकल में भी चेंजेस होते हैं। तो एट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो होती है 0.1 सेकेंड के लिए, और बाकी 0.7 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स रहता है। वेंट्रिकल्स में 0.3 सेकेंड के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रहती है, यानी सिस्टोल और डायस्टोल रिलैक्स रहता है 0.5 सेकेंड के लिए। तो टोटल जो टाइमिंग है कार्डियक साइकिल की 0.8 सेकेंड। अब आप पेज के टॉप पर एक क्वेश्चन लिखना, ये राजस्थान पीजी में एक बार पूछा हुआ था। प्रोटोडायस्टोलिक फेज occurs during which event of cardiac cycle? Protodiastolic phase occurs during which event of cardiac cycle? Options are atrial systole, B is atrial diastole, C is ventricular systole, and D option is ventricular diastole. तो इसका आंसर है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ही एक फेज है ये प्रोटोडायस्टोलिक फेज। ठीक है, इसलिए हमने हाईलाइट कराया उसको। देन उसके बाद आता है हमारा व्हेन टैकीकार्डिया अकर द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल इज शॉर्टन्ड, हाईलाइट कर लीजिए। कार्डियक साइकिल का जो टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है एट द कॉस्ट ऑफ डायस्टोल, बट सिस्टोल इज लिटिल इफेक्टेड, हाईलाइट किया। डायस्टोल चेंज हो सकता है लेकिन सिस्टोल बहुत कम इफेक्टेड होगा अगर टैकीकार्डिया की कंडीशन है तो। नेक्स्ट इसमें बताया हार्ट साउंड के बारे में। तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोलॉन्ग्ड होती है एंड लाउड होती है, लाइक लब बोला। तो फर्स्ट हमारी होती है लब डब, ऐसे चलता है लब डब लब डब। तो पहली लब है और इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल, आपने हाईलाइट किया।
जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो है हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो हैं, बाइकस्पिड मीन्स मिट्रल वॉल्व, तो इन दोनों वॉल्व के बंद होने पर हमारी पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इट शोज द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आपने हाईलाइट किया। ये क्या डिनोट करती है कि वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड में भी बैक फ्लो ना हो सके, इसलिए ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और इनके वॉल्व के बंद होने पर ही ये हमारी लब साउंड प्रोड्यूस होती है। देन 163 पेज नंबर पे, इट कैन बी बेस्ट हर्ड ऑन द क्लिनिकल मिट्रल एरिया, यानी जो लेफ्ट हमारा फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी। ड्यूरेशन होती है इसकी 0.092 0.16 सेकेंड एंड इट इज मोर इंटेंस इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आपने हाईलाइट किया। इट इज मोर इंटेंस इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। फिर उसके बाद देखना, दो पॉइंट छोड़ के लिखा है, इट इज रिप्लेस्ड बाय मर्मर इन मिट्रल इनकम्पिटेंस। अगर किसी पेशेंट को मिट्रल इनकम्पिटेंस हो तो ये मर्मर में कन्वर्ट हो जाती है। जो फर्स्ट साउंड है हमारी लब वाली, ये जो है मिट्रल इनकम्पिटेंस में मर्मर में कन्वर्ट हो जाती है। देन देयर इज सेकंड हार्ट साउंड, शॉर्ट होती है और शार्प होगी, तो ये डब होती है, लब और डब, डब सेकंड वाली है। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, हाईलाइट किया आपने। जो एयोर्टा में है या हमारी पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें जो वॉल्व है उनके क्लोजर की वजह से जो है वो ये डब साउंड प्रोड्यूस होती है। इट इंडिकेट द क्लिनिकल एंड ऑफ द सिस्टोल एंड क्लिनिकल बिगिनिंग ऑफ द डायस्टोल, यानी जो वेंट्रिकल हैं अब उनका सिस्टोल तो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन वाला फेज, अब वो डायस्टोल फेज में चले गए, रिलैक्स हो गए, उसको डिनोट करता है ये साउंड। ड्यूरेशन इसकी 0.10 सेकेंड है एंड इट इज बेस्ट हर्ड एट द क्लिनिकल पल्मोनरी जो एरिया है, यानी जो सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पे सुनाई देगी। इन सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, हार्ट इसको सॉरी हाईलाइट करना, इन सिस्टमिक हाइपरटेंशन द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड हार्ट साउंड इंक्रीजेज एंड नाउ इट इज कॉल्ड मेटेलिक हार्ट साउंड। आपसे पूछेंगे मेटेलिक हार्ट साउंड कौन सी हार्ट साउंड को बोलते हैं, तो सेकंड वाली को बोलते हैं, वो भी किसमें, जब किसी पेशेंट को सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो तब। आयोर्टिक इनकम्पिटेंस में जो सेकंड हार्ट साउंड है इट इज रिप्लेस्ड बाय मर्मर, मर्मर में चेंज हो जाती है अगर आयोर्टिक इनकम्पिटेंस हो। अगर मिट्रियल इनकम्पिटेंस हो तब फर्स्ट वाली कन्वर्ट होती है मर्मर में। आप यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए, वाटर हैमर पल्स, वाटर हैमर पल्स आयोर्टिक रीगर्जिटेशन में आपको मिलेगी। वाटर हैमर pulse aortic regurgitation. Then there is third heart sound. Sometime it can be detected by the stethoscope in young person. If it can be detected in elderly patient, that it will suggest some abnormality. It proceeds due to vibration of ventricular wall, आपने highlight किया, ventricle की wall vibrate करें, इसकी वजह से third heart sound produce हो सकती है। फोर्थ को हम एट्रियल साउंड बोलते हैं। इट्स नॉर्मली ये ऑडिबल नहीं है स्टेथोस्कोप से। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मल हार्ट रेट देखना, हेल्दी पर्सन में लिख ली 60 to 75 पर मिनट। फिटस में हाईलाइट करना मोर देन 140 पर मिनट, मोर देन 140 पर मिनट। फिर उसके बाद मेरे लो है, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी। बीपी पेशेंट का कम हुआ तो हार्ट रेट ज्यादा होंगे ऐसा बोला। बट इन एक्सरसाइज हार्ट रेट और बीपी दोनों बढ़ जाते हैं। इन प्रेगनेंसी हार्ट रेट जो है वो पेशेंट की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये 163 पेज नंबर तक की हम आज इसमें पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में।